अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की इक्तिसादियात में और इक्तिसादी तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त उम्मीद का आखिरी जजीरा है और पाकिस्तान के वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर प्रोफेशनल और IT एक्सपर्ट जो पाकिस्तान को IT रेवोल्यूशन के जरिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो हर साल ITCN एशिया के नाम से होने वाली एक्सपो में गैदर होते हैं और ना सिर्फ गैदर होते हैं बल्कि पाकिस्तान को तरक्की की राह की जानिब भी गामजन करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आवाज़ बन रहे हैं ऐसे ही लोगों की जो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब लिए अपना सब कुछ यहां लगा चुके हैं और अभी भी बेहतरी की उम्मीद से वाबस्ता हैं। अब मैं आपसे अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाऊंगा। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं पाशा के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब नदीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम अस्सलाम उमर। आई एम रियली थैंकफुल। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं PwC ग्लोबल यानी AF फर्गूसन एंड को के जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IT कंसल्टिंग एंड साइबर रिस्क एश्योरेंस के। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं आपका तारुफ कराता हूँ, सर्वर फॉर सेल से ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं जनाब मोहम्मद मुनाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनाफ साहब। और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं पाशा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में आपका शुमार होता है और आप CEO और पार्टनर हैं सिक्योर बीन्स के जनाब आजम मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर। और सबसे अहम बात यह कि हमारे साथ आज अदनान साहब भी मौजूद हैं जो कि A&I ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं और कनेक्ट के नाम से जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ IT सेक्टर में बल्कि हर सोशल सेक्टर में ये प्लेटफॉर्म अपना किरदार अदा कर रहा है ताकि मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम सब आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जनाब नदीम मलिक साहब सर आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले पाशा हमने बड़ा नाम सुना है, अपनी स्टूडेंट लाइफ से सुनते आ रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं। वैसे तो अमूमन लोग ये जानते हैं कि IT सेक्टर का ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंसोर्शियम या एसोसिएशन है। ये क्या अपनी तजावीज़ अब तक दे चुका है या दे रहा है या आने वाले दिनों में IT रेवोल्यूशन में क्या किरदार अदा कर सकता है? पाशा बेसिकली ओरिजिनल वाज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन था नाम, लेकिन चूँकि IT इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स इतनी फैल गई जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, वो कंपनी भी हैं जो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में अपना सेटअप किए हुए हैं और पाकिस्तान की कंपनियां भी हम उनको मिनी नेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां कहती हैं। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनली ग्रो कर गई हैं। तो अब पाशा का नाम तो सिनोनिमस है IT एसोसिएशन के साथ, इसको हम पाकिस्तान IT इंडस्ट्री कहते हैं। सही। और इसमें इस वक्त हमारे तकरीबन 700 से 1000 मेंबर हैं कंपनीज़ का और दिन ब दिन हम उनकी ग्रोथ भी देख रहे हैं और नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स हैं उनकी भी हम उनका ग्रोथ देख रहे हैं। पाशा का जो मेजर फंक्शन है कि IT इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में वो एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ लेके आए, बिल्कुल आपके प्रोग्राम की तरह हम IT इंडस्ट्री की एक आवाज़ है। IT इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, एक तो समझने की ज़रूरत है कि IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए और इसीलिए हम माली मुश्किलात से निकालने के मेरे ख्याल में आपने वाइज चीज़ें रखा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सारी हम हेल्प भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो फॉरेन रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो IT इंडस्ट्री के लिए कुछ आप एक इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए आज बच्चे को और वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह या उसका रिसोर्स बन सकता है। तो हम वो उनकी आवाज़ लेते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेट बैंक से, FBR से, SECP के, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस इंडस्ट्री को हेल्प करें, इन इंडस्ट्री को ग्रोथ को रोके ना, इन पे बिला वजह अपना वज़न ना डालें या बोझ ना डालें। हम समझते हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेसी समटाइम सिस्टम है वो उसको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। हम उनके साथ काम करते हैं कि ये पॉलिसी जो सी हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए मौसम होनी चाहिए, उनके बिज़नेस के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस को पैदा करें। दूसरा पार्ट ये है कि जो हमारा यंग जनरेशन है इस वक्त सबसे बड़ा जो एसेट पाकिस्तान में है वो हमारी यूथ है जो यंग है, एवरेज उम्र 22 साल है और IT मेरे ख्याल में किसी के लिए कोई अननोन चीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि मैं IT में क्या करूँ और मैं कैसे ग्रो करूँगा और ये बहुत सी अच्छी चीज़ देखने वाली है कि बहुत से नौजवान बगैर किसी हेल्प के ही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फ्रीलांसर पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि आज हम कुछ करेंगे और दे आर मेकिंग पाकिस्तान वेरी प्राउड। तो दूसरा चीज़ है कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हो सके, जो स्टूडेंट जो बच्चे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी में क्या ट्रेन करें ताकि इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब हो जाएं, ना कि सिर्फ डिग्री लेके नौकरी ढूंढें, वो उस टेक्नोलॉजी में। तो पाशा हेल्प करती है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। सही। हमने टेक लिफ्ट नाम के प्रोग्राम दिए। तीसरा हमारा काम जो है कि आउटरीच देना इस इंडस्ट्री को। सही। तो पाकिस्तान का बिज़नेस लोकल है लेकिन दुनिया से बाहर बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। एक्सपोर्ट डॉलर तब कमाएंगे जब पाकिस्तान से आप बाहर जाकर बिज़नेस करेंगे। उसमें अभी तक चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन US है, लेकिन अभी डेस्टिनेशन चेंज हो रही हैं। जापान अमर्जिंग,
ईस्टर्न यूरोपियन एमर्जिंग, और सबसे बड़ा जो इस वक्त मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है वो सऊदी अरेबिया है और मिडल ईस्ट है। मेरे ख्याल में जो 70s में अपनी वर्क फोर्स को हमने मिडल ईस्ट में प्लेस किया, आज IT वर्क फोर्स और IT कंपनियाँ उस मार्केट के अंदर बहुत सा काम कर सकती हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो हमारा नेक्स्ट फ्रंटियर है, जो हमारा टारगेट है पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को $20 बिलियन तक ले जाने के लिए, ये नई मार्केट्स में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है और हमारी कंपनीज़ में और हमारे यूथ में ये पोटेंशियल वाला। सही है। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब। ये मुझे बताएं, आप तो ऑर्गेनाइजर्स में भी शामिल हैं ITCN एशिया की। CEO समिट के हवाले से, CIO समिट के हवाले से हमने सुना कि पहली दफ़ा ये होने जा रहा है आज 2 सितंबर को, तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और जिस तरह आपने भी बताया कि इक़्तिसादी क़ुव्वत के लिए और इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी तरह जैसे हमने कहा ना कि बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फ़ौजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह अब दुनिया में जो है ना वो डिजिटल फ़ौजों की ज़रूरत है। और डिजिटल फ़ौजियों की रिकॉग्निशन कैसे होगी, जब पाकिस्तान के जो टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं और डिजिटल लीडर्स हैं वो ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को शोकेस कर सकें। तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वर्ल्ड CIO समिट 200 जो ग्लोबल है वो 50 कंट्रीज़ में लॉन्च होता है, जो हर साल होता है। लकीली इस साल पहली दफ़ा वो पाकिस्तान के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें मेरी एक टूटी फूटी काविश है, जिसकी वजह से पर्सनली एक MOU साइन हुआ है जो कि ITCN पाकिस्तान एंड वर्ल्ड CIO समिट वालों के दरमियान हुआ है। और इंशाल्लाह ताला 2 सितंबर को आज ई-कॉमर्स गेटवे का भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने एशिया को मेनली 100% उमैर एंड इस टीम का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लीडर्स जो कि चाहे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में काम किया हो, चाहे उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम किया हो, चाहे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिस पे काम किया हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल स्टेज पे हो जाएगी। और उसके बाद उन 50 टॉप लीडर्स को अवार्ड मिलेगा, जिनमें से 5 टॉप लीडर्स फिर ग्लोबल ग्रैंड फिनाले के लिए भी जाएंगे, जो 16 सितंबर को वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्चून 100 कंपनीज का CEO उनको अवार्ड देगा। ज़बरदस्त इस लेवल की ये पूरी, ये भी एक बड़ी नाजरीन काविश है। लेकिन अभी जिस तरह खुद कादिर साहब ने ये बात बताई कि हमें एक ऐसी फोर्स दरकार है, जैसे हम साइबर फोर्स कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल एक हमारी पूरी टीम तैयार हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मुनाफ साहब की तरफ मैं आऊँगा। सर, आपका तो साइबर सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ है, अब पाकिस्तान को आप किधर देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी में हम कहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान के जब हम साइबर सिक्योरिटी की जब हम स्किल देखते हैं, टैलेंट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा टैलेंट है, तो ह्यूज पोल ऑफ टैलेंट यहाँ पे हो रहा है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत काबिल लोग मौजूद हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो वर्क फोर्स है पूरी दुनिया में भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो बहुत जा रही है। और उसकी वजह से हम इस वक्त एक तरह का जो फ़ौज की जो बात कर रहे हैं, हमारी वो फ़ौज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होकर बाहर ग्लोबली जा रही है इस वक्त। और हमें यहाँ पे इंटरनल चैलेंज दरकार हो रहा है कि वो फ़ौज को मज़ीद किस तरह वो प्रोड्यूस की जाए, क्वालिटी वो दरकार है। हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं? रिसेंटली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने बहुत सपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द एसोसिएशंस। एक चीज़ जो अभी पाशा ने भी जो एक लॉन्च की, जो उन्होंने टेकलिफ्ट का प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें एक चीज़ ये कही, पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, अब बाकायदा इंडस्ट्री के लोग अपने प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं कि आप इन नई नस्लों को ट्रेन करें। यूनिवर्सिटी कोऑपरेट कर रही हैं, वो कोर्सेज़ अब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी लॉन्च करी है, जिसमें हमारे कोलीग मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो बताएंगे। तो दैट द ह्यूज थिंग, साइबर इज़ नॉट समथिंग जिसमें हम पीछे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमारे पास कमी है, मौजूद है। हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली हमारे पास उसकी कमी है। हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिस पे हमारे बच्चे अपनी जो है सिमुलेशंस में यहाँ काम करते हैं, वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल नई से नई इक्विपमेंट की एक्सेस होती है, वो चीज़ की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। ठीक है, आज़म मुगल साहब भी पाशा से ही एसोसिएट हैं और सिक्योर बीन्स के आप CEO भी हैं। सर, मुझे ये बताइए कि टैक्सेशन के मामले में हम देखते हैं कि IT इंडस्ट्री को वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता, क्या वजह है? आपका सवाल जो है वो बड़ा ट्रिकी सवाल है इस वक्त ना, और इसके ऊपर जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ओपनली जो है वो शायद बता भी नहीं सकते। लेकिन जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल नदीम मलिक साहब ने जो है वो आपको पाशा की
जो मेन मैंडेट है उसके बारे में आपको बताया है कि हमारी डिफरेंट वर्टेक्स हैं जिनके ऊपर हम स्पेशली पॉलिसी एडवोकेसी और उसके बाद स्किल और उसके बाद जो आउटरीच के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है ना, अगर हम इसको को रिलेट करें ना, टैक्सेशन की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली मैं इसको को रिलेट करता हूँ कि यार आप मुझसे ये पूछ लें कि आप आज़म साहब सीधा सीधा बताएं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो बाहर से कितने डॉलर ला सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस वक्त डॉलर इम्पॉर्टेंट है कि डॉलर कैसे आएगा। अब वो डॉलर आएगा कैसे, उसके लिए क्या ग्राउंड्स तैयार होंगे, उसके अंदर टैक्स इज़ वन ऑफ द पार्ट। एक अलग वर्टेक्स है टैक्स का। देखें, आपने देखा होगा पास में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान आईटी एसोसिएशन, या पहले हम प्रीवियसली इसको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन कहते थे, हमारी कंसल्टेशन से हमने एडवोकेट किया पॉलिसी को, अपनी सजेशंस दी, और पाकिस्तान की पिछली चंद गवर्नमेंट ने जो है वो आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो इसको ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ सडन शायद 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले जो है वो उस ज़ीरो रेटेड को जो है वो चेंज करके उसको 1% पे लेके आ गए। देखें, बीइंग अ आईटी इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो 1% हमारे लिए नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ पे हम 18% सेल्स टैक्स लोकल इंडस्ट्री दे रही होती है, 4.5%, 3%, 19% डिफरेंट स्लॉट्स में हम विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी 1% टैक्स पे करना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन हमें इसका इम्पैक्ट देखना होता है। इम्पैक्ट क्या है कि आप हमारी 2.8 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 बिलियन की इंपोर्ट इंडस्ट्री अगर आप देखते, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आप देखते हो जिसमें डॉलर इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप 1% टैक्स की कैलकुलेशन करते हो तो वो बहुत छोटा नंबर है। लेकिन अगर आप उसका वर्स इम्पैक्ट देखो तो ओवरनाइट पॉलिसी शिफ्टिंग की वजह से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, और पाकिस्तान जिसको हम हमेशा जो है वो एडवोकेट करेंगे, इट्स अ टेक डेस्टिनेशन फॉर ऑल वर्ल्ड राइट नाउ, कि आप पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी आईटी नीड्स को आउटसोर्स कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स कर सकते हो। तो वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट एकदम से चला गया कि यार इनका तो पता नहीं होता, इन्होंने तो 5 साल पहले अनाउंस किया था कि अगले 10 साल तक ज़ीरो रेटेड होगा, और ये ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट जो है ये चेंज हो गया, इसको 1% पे लेके आ गए। फिर हमने उस पर फ़ाइट करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो है रिड्यूस करके 0.25% के ऊपर लेके आ गए। एंड अगेन 0.25% इज़ नथिंग, अगर देखा जाए तो वो बहुत कम है। अब 0.25% को आप 2.8 बिलियन के ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करें, जो आपको नंबर मिलेगा वो इतना छोटा नंबर है कि आप उसके अगेंस्ट में आईटी इंडस्ट्री का पूरा पोर्टफोलियो, पाकिस्तान टेक डेस्टिनेशन का पूरा स्लोगन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाएंगे, उसके बाद आके जो फ्रीलांसर्स अपना रोल प्ले करना चाहते हैं पेमेंट गेटवे के, क्या उनके इश्यूज हैं वो भी जानेंगे, और कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज इसमें क्या कर रहा है ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज आवाज़ बन रहे हैं हम उन लोगों की जो आईटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईटी के ज़रिए इनकलाब आए और ये एक मुआशी इनकलाब बने। कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। अदनान साहब इसके डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब नई नौजवान नस्ल के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए आप लोगों की जानिब से क्या किया जा रहा है? देखें, कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे जो कि हम क्लेम करते हैं कि बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है आईटी का, और इसके ऊपर हमने फ्री आईटी कोर्सेज़ कराए, 12 से ज़्यादा कोर्सेज़ कराए, और ना सिर्फ कोर्सेज़ कराए, हमने इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट किया है कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ हम डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स को हमने इन्वॉल्व किया है ताकि वो जो यूथ है जो आईटी पढ़ रही है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, उसको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मिले। A&I अपना रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और आज यहाँ मौजूद होना ITCN के इस प्लेटफॉर्म पे ये इस बात का बताता है कि हम चाहते हैं कि वो बच्चे जिनको हमने कनेक्ट के प्लेटफॉर्म से फ्री आईटी कोर्स कराए, आज यहाँ पर जितने पाकिस्तान के सारे बड़े आईटी हाउसेस मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, पाशा जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, तो उन बच्चों को हमने यहाँ बुलाया और ये हम चाहते हैं कि ये नेटवर्किंग हो उन बच्चों को ये कॉन्फिडेंस है, उनको पता हो कि पाकिस्तान में आईटी में क्या क्या फ्यूचर है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। वो सिर्फ एक कोर्स की हद तक ना हो, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया और बच्चे समझे कि पढ़ते ही उनको कोई रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और लोग बोलते हैं $5 लाख कमाने, वो $5 लाख कमाने लगोगे आप अगले महीने से।
और कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आती है कि जी पंचर वाले को आपने आईटी का कोर्स करा दिया। सोशल मीडिया के लिहाज से वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आईटी में बच्चा कोर्स करता है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट से इंटरेक्ट करना होता है। वो बच्चा जो उसकी बेसिक एजुकेशन नहीं होगी वो इंटरनेशनल मार्केट को कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो हम अब कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म से हम ये मेक श्योर करते हैं कि एक बेसिक नॉलेज हो, सिर्फ कोर्सेज़ ना हो कि हम नंबर ऑफ़ बच्चों की हमने 15,000 बच्चे और 10,000 बच्चों के हम कोर्सेज़ कराते हैं। हम बहुत सिलेक्टिव कोर्स करा रहे हैं आईटी के प्लेटफॉर्म से, और इंक्यूबेशन सेंटर जो हमने क्रिएट किया है 600 सीटों का इनिशियली, उसके ऊपर उन बच्चों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली है। उन बच्चों को हमने पाकिस्तान के बड़े बिज़नेस सेक्टर्स जो हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ अटैच किया है। और अगर आप कभी कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे आएँ तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। वो 24/7 बच्चे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस तरीके से A&I उनको मेंटरशिप दे रहा है डिफरेंट ट्रेनर्स के ज़रिए। दिन में हम डे में क्लासेस होती हैं, 24 आवर्स वो ऑपरेशन चल रहा होता है उसका फ्लोर का। और आगे बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है हमारी जहाँ हम उन बच्चों को स्किल दें और स्किल को एक्सपोर्ट करें, चूँकि पाकिस्तान की मईशत को सबसे बेहतर करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है ये आईटी इंडस्ट्री सेक्टर। एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मैं मलिक साहब से जानना चाहूँगा उसका जवाब, कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को बिलखुसूस जो यूथ है मुख्तलिफ कोर्सेज करवा दिए, हर NGO इसमें अपना किरदार अदा कर रही है, उसके बावजूद वो अलाइन नहीं हो सके कि उन्हें अर्निंग कैसे करनी है। तो उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने अकाउंट्स भी बनाए, चीज़ें भी की, लेकिन वो 6-6 महीने अपनी एफर्ट्स लगाने के बाद डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ये हो रहे हैं। इसमें पाशा कोई अपना रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है? तो पाशा ने जो इसमें जो हमने जो प्रोग्राम किया है वो हमने सारी जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले इंडस्ट्री से ली, जिसे हम कहते हैं डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग। रादर देन मैं आप दुनिया में आज ट्रेंड चल रहा है एक टेक्नोलॉजी का से ब्लॉकचेन का, वो अगर यूरोप में इस वक्त या अमेरिका में टॉप पे है तो शायद पाकिस्तान में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या उसके रिसोर्स ट्रेनिंग इतने अवेलेबल ना हो। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो हम लोकल इंडस्ट्री से पूछते हैं कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, आप लोग हायर कर रहे हैं, आप बताएं किस टेक्नोलॉजी में लोगों को आप हायर करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम किया है एज ए पायलट प्रोग्राम अर्ली दिस ईयर, उसका हम टेक लिफ्ट प्रोग्राम कहते हैं। हमने ऑलरेडी यंग लोगों को इकट्ठा किया और 4,000 के करीब हमने स्क्रूटनाइज की। हमने आईटी इंडस्ट्री को इकट्ठा किया, पूछा कि आपको क्या ट्रेन करवाएं जाकर ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद उनको जॉब मिल जाए। आज ओवर 70% अब जो 4,000 के प्रोग्राम के जो बच्चे थे वो आज इंडस्ट्री में चले गए। अब इस हम प्रोग्राम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अप टू 1 मिलियन या 100,000। हसन मुगल साहब, ये इसमें मुझे बताइएगा कि कोई स्टार्टअप लेना चाहता है, अब उसने कोर्स कर लिया, जैसे कनेक्ट ने कोर्स करा दिया, बच्चा स्किल्ड हो गया, अब उसे पता है कि मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके उस तरह अर्न नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं टीम डेवलप कर लूँ, एक स्टार्टअप ले लूँ। तो आजकल पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की फंडिंग का कहीं कोई मौका है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है बात? स्टार्टअप जो है ना, पाशा एज ए IT एसोसिएशन स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सही, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर NIC, विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और पाशा जो है वो इसको एज ए पार्टनर इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनमें भी पाशा जो है वो अपना रोल प्ले करता है इन टर्म ऑफ, जैसे नदीम साहब ने बताया है कि हमें डिमांड ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ जाना है, रादर दैन कि हम ये नहीं कर सकते कि एक बच्चा जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेता है फटाफट से और वो कहे कि जी मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं। अब आपको पता है वेबसाइट जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर जनरेट हो रही होती है। तो मैं सेकंड करूंगा नदीम साहब की उस बात को कि वी शुड अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी लर्न देन अनलर्न एंड देन रीलर्न। ये प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फटाफट से जो है वो किसी बूट प्रोग्राम के अंदर जो है वो 7-8 हज़ार 10,000 बच्चा जो है वो ट्रेन किया वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, और अब आप जो है उन बच्चों से ये एक्सपेक्ट करेंगे जी वो फटाफट से जाके पैसे कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक आर्ट है। मैं उसको एक आर्ट कहता हूँ। वो एक जुस्तजू है। वो आपकी एक, वो कहते हैं ना, एक इंटरनल आपकी अर्ज होती है कि मैं अपनी कंपनी बनाऊँ। अब उस कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ आपको स्किल सेट नहीं चाहिए, उसके साथ आपको टैक्सेशन की नॉलेज चाहिए, उसके साथ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, उसके साथ आपको जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, उसके साथ आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के, बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जा रहा। एग्जैक्टली। तो हम इंक्यूबेशन सेंटर में जो पाशा अपना रोल प्ले करता है कि वी प्रोवाइड मेंटोर्स टू देम। हनान साहब, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि अपने आइडिया को सेल कैसे करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के पास आज तक नहीं है। कनेक्ट इस पे कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम कनेक्ट में जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम मेंटरशिप देते हैं।
हम बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजारते हैं उनको। हम ये हमारे पास जो मेंटोर्स बैठे हैं, हम वो बताते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में या कौन से कोर्सेज, जिस तरह सर ने बताया कि अभी आईटी में तो डेली टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वेब डेवलपमेंट जो आज से 2 साल पहले होती थी, आज वो प्रोसेसर चेंज हो गया, वो टेक्निकल चीज़ें तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास वो मेंटोर्स हैं और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल उस बच्चे को जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसको मार्केटिंग, हर बच्चे को, अगर एक बच्चा डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा है, उसको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती, उसको क्रिएटिव नहीं आता और वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ रहा, तो उसको फ़ायदा नहीं है। ये सारे कोर्सेज आपस में इंटरलिंक है। अब सब हमारे पास किसी को वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं और अपवर्क फाइवर पे अकाउंट खोल के वो सोचता है कि मैं इसको बेच लूँगा, तो उसको अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तब नहीं होता, सब काम नहीं होता। और डिजिटल मार्केटिंग करके भी बच्चा किसी ना किसी को सर्व कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता। एक बड़ा मसला ये भी देखा जा रहा है कि जब वो ये देखते हैं कि एक स्किल के बाद दूसरी स्किल सीखनी है, आगे बढ़ना है, वो अपना थोड़ा सा ना एक कहते हैं कि ट्रैक बदल लेते हैं और ई कॉमर्स की तरफ आ जाते हैं। और वहाँ पर उनको ये लगता है कि वहाँ तो जो है ना बस पैसा ही पैसा है अमेज़ॉन पे और इन चीज़ों पे। लेकिन जब वो ये तजुर्बा करते हैं, या तो वो वर्चुअल असिस्टेंट बन के रह जाते हैं या फिर वो अपना जो भी कुछ होता है इन्वेस्टमेंट की सूरत में डुबो देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं आईटी में भी? बच्चा ये समझता है आज का कि जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लेगा ना, उसके लिए 1 लाख रुपए की जॉब अवेलेबल होगी बगैर एक्सपीरियंस के। आज वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है ये एक्सपेक्ट? क्योंकि स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता कि अब आपको और मेहनत करनी है। वो ये समझता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतने लाख रुपए लगा दिए, अब मुझे फ़ौरन अर्निंग करके उसको करना है। हमारे हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि उसको क्विक वे वो ढूंढ रहा है। हमारे हालात की वजह से ओवरऑल जो पिछले इतने साल रहे हैं, उनके बाद दूसरी एक्टिविटी नहीं रही है। तो अब क्या होता है, दूसरी तरफ तो हमारे कुछ लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी इतनी जल्दी ये कमा लो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट पर पैसा बनता भी है, लेकिन वो पैसा उतनी ही तेज़ी से वापस भी चला जाता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी में लगा देना और ट्रेडिंग एप्स में आ जाना, क्या ये आईटी है? मैं आपको फाइवर की एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बंदा अच्छा खासा फाइवर पे कमा रहा है, स्लो कमा रहा है। उसने एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल, जो एक सोलो मॉडल था, फ्रीलांसर मॉडल था, उसने अपने पास 3-4 लोग और जमा किए, उसने अंदर टीम बना के काम करना शुरू कर दिया और फर्दर किया। मसला ये कि जब वो कोलैप्स होना शुरू किया, जब वो उसके पास जब नुकसान होना शुरू किया, तो उसके पास पुल बैक नहीं है, वो वहाँ संभाल नहीं पा रहा, उसके पास एडवाइज़र्स मौजूद नहीं है। होता है कि फाइवर का पूरा अकाउंट बंद हो गया, उसकी 1-2 साल की जितनी मेहनत है वो ख़त्म हो गई। और नया बच्चा जब शुरू कर रहा है, उसको सिर्फ ये पता है कि हमारे फाइवर के इस बंदे ने इतनी कमा ली, वो ये नहीं देख रहा उस कमाने में कितनी मेहनत हुई है, कितना स्टैमिना आपको चाहिए। फिर जैसे अभी सर ने यहाँ पे बात की, डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपको डिज़ाइन आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इट्स लाइक क्रिकेट में ऑलराउंडर जो उसकी वैल्यू अब है, यू कैन नॉट बी अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन और अ बॉलर और आप ये समझे मैं फतह कर लूँगा। यू हैव टू बी द बेस्ट ऑलराउंडर पॉसिबल। और इसमें आखिरी चीज़ मैं ऐड कर दूँगा, हमारे यहाँ सॉफ्ट स्किल की शदीद कमी है। हमें नहीं पता कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड कमिटमेंट एट द एंड ऑफ द डे हम कमिटमेंट पूरी नहीं करते। वेरी सॉरी। बिल्कुल वजह फरमा रहे नाज़रीन। एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाऊँगा, वक्फे के बाद आकर मज़ीद इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद अब्दुल कादिर आईटी कंसल्टिंग और साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस से आपका एक प्रोफेशनली ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं, तो क्या हम में कमी रह गई, कहाँ हम अलाइनमेंट नहीं कर सके? हमारा अकेडमिया, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज़ या हमारा आईटी सेक्टर क्यों आपस में सब एक पेज पे नहीं चल सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इस पर एक शेर कहना चाहूँगा कि परवरिश करता है ज़माना बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से जो ये कुछ मल्टीपल डेकेड से ये जो मैटर है ना, दुनिया में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं इस वक्त, या जो कंट्रीज़ ग्लोबल और डेवलप कंट्रीज़ बन चुकी हैं, वो इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वक्त बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं पाशा के प्लेटफॉर्म पे, रेगुलेटर के प्लेटफॉर्म पे, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ईज़ ऑफ डूइंग जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारा कोई भी बच्चा जब आता है, आप हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज़ की बात कर लें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ अफ्रीका, उनमें जो बच्चा नया क्वालिफाइड होके आता है, उसको इंडस्ट्री में बेहतरीन जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं विद रीज़नेबल सैलरी टैक्स। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो टैक्सेशन मेकेनिज़्म है, एंड द मोस्ट ओप्रेस्ड क्लास ऑफ द पाकिस्तान इज़ द सैलरीड क्लास अनफॉर्चुनेटली। तो चाहे वो यंग ब्लड जब आता है, वो कहता है कि वाई नॉट आई विल डू फ्रीलांसिंग बिजनेस और रिमोट बिजनेस,
उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि अगर उसने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया होता, बिकॉज देखिए फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में मैं बात करूं तो पाकिस्तान में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। वो 50 लोगों का काम ना 4 आदमी मिलके एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो जाता है और वो सारा रोबोट करता है, आपका वर्चुअल रोबोट। दुनिया में नए इंटर्नी को भी वो सिखा लिया जाता है कि आपने कैसे इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है, प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है। एंड देन जब वो बाहर जॉब के लिए जाता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, इवन इन श्रीलंका, तो जब वो ग्लोबल कंट्रीज़ में जाता है तो वो Tier 1 लेवल की जॉब करता है। हमारा पाकिस्तानी या तो डायरेक्टली फ्रीलांसिंग के तौर पे एक जॉब को ढूंढता है अनफॉर्चुनेटली, वरना जो पाकिस्तान के जॉब वाले हैं उनको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इस वजह से वो Tier 3 की जॉब करते हैं। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी तो रोल होगा, बहुत ज़्यादा रोल है। एंड भाई मैंने बताया ना, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट। सही। और इसकी वजह से एक बात देखें, ये ज़रूर याद रखिएगा, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट एंड हार्ड वर्कर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी वजह से वो Tier 3 और Tier 4 की जॉब करके भी ना आखिर में मेहनत करके Tier 1 पे चला जाता है। मैं इसी से एक क्वेश्चन मुनाफ साहब के सामने रखता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन की भी बड़ी इसमें जिम्मेदारी बनती है। हम तो ये भी सुनते हैं जो अकेडमिया के से मुंसलिक लोग हैं कि कोर्स ही आज तक वही 1984 की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, अपडेट नहीं है, बच्चा डिग्री लेके निकल रहा है तो मार्केट में टेक्नोलॉजी कहीं पहुँच गई और वो बेसिक पर ही है। हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बातचीत हुई है, कोर कमेटियाँ बनी हैं, उसके अंदर बातचीत हुई है। यूनिवर्सिटी कहाँ पे आके बेबस हो जाती है जब हम कोई ऐसी ऑप्शन लेकर आता है, ये करें यूनिवर्सिटी के दीजिए, HEC में अलाउ नहीं करता। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली एसोसिएशन डिग्री का कॉन्सेप्ट मौजूद है, हमारे पास एसोसिएशन डिग्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास टेक्निकल डिग्री का कॉन्सेप्ट है, वो फिर बैचलर मानता नहीं है। लेकिन अब आप अमेरिका जाते हैं, आप एसोसिएशन डिग्री कर लें, विच इज़ काइंड ऑफ आपकी टेक्निकल डिग्री होगी, डिप्लोमा टाइप का हो गया, उसके बाद वो कन्वर्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पे तो वो कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो अब बच्चा बैचलर, अब जो इसने DIT अगर किया हुआ है तो वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर ही नहीं सकता यहाँ पे आके। दूसरा सबसे बड़ा मतलब, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई है, जो है ठीक ठाक कराची की भी, इस्लामाबाद की भी। जब अब उनको एक सजेशन दे, एक नॉर्मल सजेशन थी, डॉक्टर का MBBS का प्रोग्राम होता है, कहते जी 1 साल आप हाउस जॉब कर लें। हमने कहा IT में आप सजेस्ट करें कि 1 साल बच्चा जब आपकी डिग्री उस वक्त कर ले। नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? HEC की पॉलिसी नहीं। तीसरा मसला, हम एक बच्चे को IT इंडस्ट्री तैयार है उसको ट्रेन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हमें एक एश्योरेंस चाहिए फ्रॉम आइदर HEC या यूनिवर्सिटी से कि वो बच्चे को अगर हम एक गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हें जॉब सिखाएंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद 1 साल कम से कम हमसे कमिटमेंट कर ले कि जी मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा आपके साथ, आपने जो कुछ भी सिखाया। लेकिन ये भी नहीं कर सकते वो। जब इतनी छोटी छोटी थी हमारी, तो डिमांड कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना। 1 साल की वो यूनिवर्सिटी या HEC ओन कर ले कि भाई ठीक है बच्चा आपका बात करेगा, नहीं तो उसकी डिग्री रोक लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। जब ये नहीं कर सकते तो फिर आप IT इंडस्ट्री को कैसे ब्लेम कर रहे हैं कि जी आप जॉब नहीं दे रहे? सर ये बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम हमारे जो HEC कादिर साहब ने एक और बात कही इंडिया को सामने रखते हुए, और मैं भी ये देख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है इंडिया भी अब तो अपने उनकी तो खैर बात ही अब हमें शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तो IT एक्सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह या दीगर ममालिक की तरह AI को लेते हुए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए जैसे डिजिटल पाकिस्तान को लेके की थी? देखिए, आपने भी जब कहा कि इंडिया के एक बेंचमार्क हम यूज़ करते हैं अपने कंपैरिजन के लिए, लेकिन इंडिया के अलावा भी हमारे रीजन में, हमारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत से मुल्क हैं जो कि हमसे आगे निकल गए, और ये लर्निंग के लिए होना चाहिए। मेरे ख्याल में कंपैरिजन जो है वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो बहुत आगे निकल गए। लर्निंग में बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सके। ये नहीं था कि हम कर नहीं सकते थे, हम सही कर नहीं कर सके, और अगर नहीं कर सके तो अब भी कर लें। तो इसी तरह बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो से बहुत से मुल्क, बल्कि समटाइम्स पीछे रहने का कुछ फ़ायदा हो जाता है कि आप कुछ लर्न करके आप वो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अब AI एक ऐसा फील्ड है जिसमें अब हम सबको पता है कि AI आज से कुछ साल पहले तक लोग समझते थे कि इंटेलिजेंट रोबोट होगा तो वो AI बनेगा। आज ChatGPT जो कि लार्ज लर्निंग मॉडल है, वो AI का एक बड़ा यूज़ केस है जो आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी हमारी जो अब अवतार्स बन रहे हैं, लोग डिजिटल फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो AI कोई डिजिटल रोबोट नहीं बनेगा। इसके लिए पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AI बेस करता है बहुत सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए।
तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं जो AI पॉलिसी होनी चाहिए। आज पॉलिसी सही होगी तो पाकिस्तान में AI के मॉडल बनेंगे और पाकिस्तान में AI का काम होगा। और ये बहुत बड़ा फील्ड है इस वक्त दुनिया के अंदर। दुनिया में इस पाकिस्तान में ख्याल में सब हम कहते हैं बोट मिस हो गई, लेकिन कुछ खुदा की कुदरत ऐसी है कि हमें कुछ सालों बाद दोबारा बोट मिल जाती है। अगर आज भी हम उसमें ना सवार हुए तो हम फिर एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देंगे। ये एक पॉलिसी का बनना, डेटा ओपन होना, एक पाकिस्तान के अंदर हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि डेटा दुनिया के अंदर गोल्ड माइन या हम कहते हैं नेक्स्ट ऑयल है और नेचुरल सबसे बड़ा रिसोर्स है, हम शायद उसको यूज़ नहीं कर सके। जब तक उस डेटा के ऊपर पॉलिसी और डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप AI पे काम नहीं कर सकते। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा पे अवेलेबल है जिस पे आपने मॉडल डेवलप करना है, चाहे वो टेलको का डेटा है, चाहे वो रिटेल का डेटा है, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट डेटा है, तो वो आपको कंसोलिडेट करना है, पॉलिसी बनानी है, उसको भी AI मॉडल है। और दुनिया में हम वो मुकाम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा भी AI में बहुत आगे नहीं निकली। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे हाथ में अभी वक्त है और हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वक्त कम है। कम। ये आप जब हम कहते हैं ना वक्त है तो हम कहते हैं कल कर लेंगे। सही। तो आई थिंक कल की बजाय हमें येस्टरडे वो वाला कल में करना चाहिए था। तो वक्त है लेकिन बहुत महदूद मुद्दत के लिए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने आज हमें एज पैनलिस्ट ज्वाइन किया। मुगल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सैयद अब्दुल कादिर आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनाब मुनाफ साहब आई एम रियली थैंकफुल, और नदीम मलिक साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने IT सेक्टर से वाबस्ता उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की जिनका बुनियादी मकसद ये है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में एक मुआशी इनकलाब बर्पा कर सकें और पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकें। गोया कि ये एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एग्रीकल्चर माइंस के बाद मैं समझता हूँ कि प्रायर बेसिस पे जो रियासत पाकिस्तान है उसको IT को भी उसी तरह फोकस करना चाहिए, और इन लोगों की असिस्टेंस के साथ, इनकी कंट्रीब्यूशन के साथ पाकिस्तान को यकीनी तौर पे उस लेवल तक लेकर जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने मसाइल भी मुआशी ख़त्म हो, और साथ साथ पाकिस्तान का एक ब्रांड इमेज भी जो है पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आ सके। प्रोग्राम आवाज़ से मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त। इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।